मतलब आज हम लोग देखने जा रहे हैं अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था ना बहुत आपको देखिए, अर्थव्यवस्था हम लोग कम पूछा जाता है, उसके हिसाब से आपको बहुत ही आसान शब्दों में से समझाने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे एक अर्थशास्त्री है, उनका नाम ब्राउन। ब्राउन कहते हैं कि अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की प्रणाली है। अर्थव्यवस्था जो है आजीविका अर्जन मतलब हम लोग जीने की एक क्या है, प्रणाली है। ठीक है। और देखिए एक और इसका परिभाषा है, अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र, माने अपना देश है भारत, वो एक भौगोलिक क्षेत्र है ना, जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधन से वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उनके वितरण लोगों में किया जाता है ताकि आवश्यकता पूरी कर सकते हैं। देखिए आपको मैं थोड़ा सा इसमें आपको थोड़ा सा बता देते हैं इसमें क्या मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए यहाँ पे देखिए एक पेज लेके आपको बहुत अच्छा था इकोनॉमिक्स। देखिए इकोनॉमिक्स का मतलब वो आपको कॉन्सेप्ट में आना चाहिए। इकोनॉमिक्स उतना हार्ड विषय नहीं है। देखिए एक भौगोलिक क्षेत्र है ना, भौगोलिक क्षेत्र है। इसमें क्या है, भौगोलिक क्षेत्र में क्या है, संसाधन है, संसाधन, ये संसाधन है, संसाधन है ना। संसाधन से क्या, संसाधन से हुआ मशीन, हुआ मशीन, भूमि। संसाधन किसे कहते हैं, वे सारी वस्तुएं जिनका हम उपयोग करते हैं उनको क्या कहते हैं, संसाधन कहते हैं। मशीन हुआ और इत्यादि, ये सब हुआ। इससे क्या हम पैदा करेंगे, वस्तु और सेवा पैदा किए। किसके लिए पैदा करेंगे, लोगों के लिए। जब लोगों के लिए पैदा किए तो इससे क्या मिलेगा, संतुष्टि में, वेलफेयर उनको मिलेगा, फेयर। ठीक है ना, यही परिभाषा हुआ। यही जो परिभाषा नहीं, यहाँ पे देखिए यही परिभाषा, इसको ऐसे दिया हुआ। देखिए यहाँ पे क्या परिभाषा बोल रहा है, अर्थव्यवस्था कोई भी एक भौगोलिक क्षेत्र है ना, ये भौगोलिक क्षेत्र भारत है जैसे, जिसमें उपलब्ध आर्थिक संसाधन, ये संसाधन बता रही मशीन, भूमि, खनिज, ये सब है। वस्तु और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है और उनका वितरण लोगों में किया जाता है ताकि उनकी आवश्यकता पूरी हो सके। लोगों की आवश्यकता के लिए उत्पादन किया जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अर्थव्यवस्था के 3 प्रकार है स्वामित्व के आधार पे। स्वामित्व मतलब किसका वो अधिकार है, उसके आधार पर कितना प्रकार का है, 3 प्रकार का। जिसके पहला जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा समाजवादी अर्थव्यवस्था, तीसरा मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ना, उत्पादन के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है। अधिकार किसके पास है, निजी व्यक्तियों के पास है। वो अपना लाभ के लिए इसका मतलब मैनिपुलेट करते हैं मार्केट को। जैसे वो जापान, यूएसए, तो ये सब जो है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, याद रखिएगा। समाजवादी अर्थव्यवस्था है तो इसका जो उत्पादन के साधनों का स्वामित्व किसके पास है, सरकार के पास होता है। जैसे चीन, क्यूबा, चीन क्यूबा किसके पास है, सरकार के पास है। देखिए ये जो होता है ना, इसको ये जो इसको बोलते हैं ना कल्याणकारी, कल्याणकारी इसी को बोलते हैं ना, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था भी बोलते हैं इसी को। ठीक है ना, कल्याणकारी अर्थव्यवस्था किसको बोलते हैं, समाजवादी अर्थव्यवस्था। हम लोग का मिश्रित अर्थव्यवस्था है, दोनों का मिश्रण है। जहां हमको जरूरत पड़ा तो हम निजी पूंजीवादी है, वहां निजी लोगों को भागीदारी दे रहे हैं। जहां हमको लगता है सरकार अपना अधिकार, जैसे रेलवे, बहुत लोग रेलवे से क्या करते हैं, यातायात करते हैं। अगर उसको प्राइवेट हाथ में दे देंगे बहुत महंगा हो जाएगा, तो आम लोग सफर नहीं कर पाएंगे, बहुत परेशानी होगा। इसलिए क्या किया गया है, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था दोनों का मिश्रण है, इसको मिश्रित अर्थव्यवस्था इसलिए कहते हैं। भारत में कैसी अर्थव्यवस्था अपनाया गया है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था की संरचना जो है उसका कैसा बना हो, उसके आधार पर 3 भागों में बांटा गया है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र जो है उसको कृषि क्षेत्र कहते हैं। जो प्रथम रूप से जो उत्पादन मिलता है ना, प्राकृतिक रूप से स्वतः या प्रथम रूप से जो कार्य कर रहे हैं उसको प्राथमिक क्षेत्र कहते हैं। जैसे कृषि, पशुपालन, मछली पालन, खनन, ये सब क्या है आपको दिखेगा प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीय क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में कुछ उसमें हम कुछ उसमें वैल्यू एडिशन किए ना, या कुछ को परिवर्तन करे। अरे पॉपकॉर्न, देखिए पॉपकॉर्न है ना, पॉपकॉर्न तो मक्का से क्या किया, उसको तो वैल्यू एडिशन का पॉपकॉर्न बनाए तो औद्योगिक क्षेत्र में आ जाए, उसमें कुछ परिवर्तन कर दिए। कल कारखाना, निर्माण कार्य, विनिर्माण, गैस, बिजली, ये सब किस में आता है, द्वितीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र जो है ना, इसको तृतीय क्षेत्र को क्या बोलते हैं, सेवा क्षेत्र कहते हैं। बैंक, बीमा, परिवहन, व्यापार, संचार। आपको हमारा वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज, और आप लोग को लाइक भी कीजिए। आप लोग बिना सपोर्ट के ऐसे ही चल जाते हैं।
और अपने दोस्तों को शेयर करना ना भूलें। इसका PDF चाहिए तो यहाँ पे लिखा बाबा PCS टेलीग्राम पे लिखिएगा 07, तो आपको वहाँ पे मेरा टेलीग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। अब देखिए मेजर टाइप ऑफ अर्थव्यवस्था, जो मोटे तौर पर अर्थव्यवस्था दो प्रकार में बांटा गया है, व्यष्टि और समष्टि। देखिए इंग्लिश में इसको सही रखा गया है, तो व्यष्टि समष्टि करते रहिए आप लोग। माइक्रो मैक्रो, माइक्रो मतलब छोटा चीज को लेंगे, मैक्रो मतलब बड़ा चीज को लेंगे, ठीक है, याद रखिए। तो इससे किसी एक आर्थिक एजेंट का अध्ययन किया जाता है, जैसे एक उपभोक्ता, जो हम लोग कुछ उपभोग करें ना, एक उपभोक्ता, एक उत्पादक जो पैदा कर रहा है, तो वो सब इसमें शामिल किया गया कि व्यष्टि में। और मैक्रो में जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था समग्र अध्ययन होता है, जैसे GDP बोल रहे तो पूरा देश के बारे में बता रहे, रोजगार बता रहे, पूरा देश के बारे में रोजगार बता रहे, इन्फ्लेशन पूरा सब के बारे में इन्फ्लेशन बता रहे, तो ये सब होता है। अब देखिए यहाँ पे कितनी ही आपको GDP आप जो पढ़ते हैं ना कंफ्यूज हो जाते हैं। अब देखिए कितना संक्षिप्त शब्द में हम यहाँ पे आपको समझाया है। GDP क्या होता है? GDP क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। क्या कहते हैं? सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं। एक देश की घरेलू सीमा में एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं बाजार मूल्य के समग्र योग को क्या कहते हैं? GDP कहते हैं। देखिए अब यहाँ पे हम बताए हैं अंतिम, ये लाइन को दिए गए अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के बाजार। अगर आप पर थोड़ा ध्यान दीजिए, अगर आप गेहूं है ना, गेहूं को लेते हैं तो आप उदाहरण समझ जाइएगा। गेहूं है 10 रुपया, ठीक है ना। गेहूं से क्या बनाए? आटा बनाए, आटा का हुआ 12 रुपया मान लीजिए, इसको एवेल्युएशन की 12 रुपया हुआ। ब्रेड बनाए, इससे ब्रेड बनाए तो हुआ 20 रुपया, बीच में ब्रेड मिलता होगा। तो यहाँ पे देखिए ये जो आखिरी, इससे पीछे नहीं जाना है, इसको यहीं पर आखिरी में रोक दिए, बोले अब यहीं से हम दाम जोड़ेंगे, तो इसको क्या बोले? अंतिम वस्तुओं सेवाओं, ठीक है ना। और इसको अगर हमको जोड़ना है सबका, अगर ऐसे डायरेक्ट जोड़ लेंगे ना 10, 12, 20 तो ज्यादा मूल्य दिखा देगा, वास्तविक मूल्य नहीं होगा वो। तो वास्तविक मूल्य अगर उसमें जोड़ना है तो क्या करेंगे? देखिए इसमें 10 रुपया है तो 10 रुपया रखेंगे, क्या अंतिम है, अंतिम वस्तु ये यहाँ लिए है, इससे पीछे नहीं जा रहे हैं। और यहाँ कितना रुपया एक्स्ट्रा लगा है? आटा बनाने के 2 रुपया एक्स्ट्रा लगा है, तो ये हुआ। इसमें कितना रुपया एक्स्ट्रा लगा है? 8 रुपया। टोटल कितना हुआ? 20 रुपया। तो ये ना इसी को बोलते हैं वैल्यू एडिशन, करके हम GDP में जोड़ सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए एक नया परिवर्तन आपको देखने को मिला है। पहले बेस ईयर था 11-12, बेस ईयर जो ना 11-12 था, 4-5 से पहले 4-5 था, फिर 11-12 कर दिया गया। तो इसको जो चेंज किया गया ना, अब वर्तमान में जो है ना परिवर्तन करके 2022-23 कर दिया गया। एग्जाम में सबसे ज्यादा जो आपको संभावना रहेगी इस बार पूछने की कि बेस ईयर क्या है। बेस ईयर हो गया आपका 2022-23 हो गया, ठीक है ना। ये नया वाला बेस ईयर 2022-23 हो गया। अब देखिए यहाँ पे एक होता है GNP क्या होता है? GNP होता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। क्या बोलते हैं? सकल राष्ट्रीय उत्पाद बोलते हैं। GDP में प्लस विदेश में अर्जित निवल साधन आय, जो विदेश में हमारे लोगों द्वारा जो अर्जित आय है ना, तो उसको जोड़ा जाता है। निवल मतलब शुद्ध, घटा उठा के ना शुद्ध जोड़ा जाता है। कैसे जोड़ा जाता है ये आपको मैं बता देता हूँ। देखिए भारतीय साधनों द्वारा विदेश में अर्जित, देखिए भारतीय साधन जो हम साधनों द्वारा हम अपना मशीन से वहां पे विदेश में हम उत्पादन कर रहे हैं, तो वो क्या हो गया? भारतीय साधनों द्वारा विदेश में अर्जित, तो इसको मानते हैं आई, ठीक है ना, इंडिया। और देखिए विदेशियों साधनों द्वारा भारत के अंदर जो भी अर्जित करेगा, जैसे एप्पल का यहाँ पे शोरूम, मतलब एप्पल का जो उद्योग फैक्ट्री लगाया है वो उत्पादन करेगा, तो उसको मान लिए बी मान लिए। तो अगर आपको निकालना है ना GDP, तो GDP में क्या करेंगे? आई को जोड़ेंगे और बी को घटाएंगे। बी को मतलब यहाँ बी क्या है? बी देखिए यहाँ पे बी है विदेशी साधनों द्वारा भारत में अर्जित है। भारत है हम लोग का, तो भारत में जो अर्जित विदेश से सब कर रहा है ना, उसको घटाएंगे, और जो हमारे लोग जो बाहर में जाके उत्पादन कर रहे हैं उसको क्या करेंगे? हम लोग जोड़ेंगे, ये याद रखिएगा। अब देखिए NNP नेट नेशनल प्रोडक्ट, निवल राष्ट्रीय उत्पाद। निवल राष्ट्रीय उत्पादन भारतीय लोगों, देखिए GNP हो गया भारतीय लोग हुआ, घटा दिए थे, तो भारतीय लोग द्वारा माइनस करेंगे डिप्रिसिएशन, मूल्यह्रास। मशीन चला रहे हैं उसमें क्या हो रहा है? घिसावट हो रहा है, तो मशीन का क्या होता है? मूल्यह्रास हो रहा है,
ठीक है, ये सब भी ध्यान देंगे। एक होता है प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय कुछ नहीं है, नेशनल राष्ट्रीय आय बटे भारत की कुल जनसंख्या आय, पॉपुलेशन है, उसे भाग दे देते हैं। इसको एक और तरीका से आपको लिख सकते हैं, जीडीपी बटे पॉपुलेशन। जीडीपी जो बताया ना शुरुआत में, वो बटे पॉपुलेशन। अब देखिए एनएनपी बोलते हैं, एनएनपीएफसी बोलते हैं, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, या एनएनआई बोलते हैं इनकम, या नेशनल इनकम एनआई बोलते हैं, फिर एनएनपी एमपी माइनस इनडायरेक्ट टैक्स है ना, ये निकालने का फॉर्मूला। देखिए आपको मैं फैक्टर कॉस्ट क्या होता है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए आप यहाँ पे देखिए श्रम आप करिएगा तो आपको क्या मिलेगा, श्रम से क्या मिलता है, मजदूरी मिलता है। मानिए मजदूरी आपका है, मजदूरी आपका है, मजदूरी आपका 2 रुपया है, ठीक है। और पूंजी से आपको क्या मिलेगा, ब्याज, पूंजी से क्या मिलेगा, ब्याज 1 रुपया। भवन से क्या मिलता है आपको, भाड़ा, भवन से भाड़ा मिलेगा तो क्या होगा, 1 रुपया, ये ना मानिए, ठीक है, 1 रुपया। और कच्चा माल जो होता है, कच्चा माल क्या करते लगाते, लागत मानिए 3। रिस्क जो है ना, तो ये रिस्क जो है, तो ये लाभ, रिस्क क्या होता है, लाभ कमाने के लिए करते हैं, 3 रुपया लाभ, ठीक है ना। ये सब जोड़ेंगे तो देखिए 3 3 3 6 7 8 9 10, तो टोटल कितना रुपया हुआ, 10 रुपया। तो यहाँ पे देखिए अगर फैक्टर कॉस्ट बोलेंगे, जो ये हुआ 10 रुपया, ठीक ना। फैक्टर कॉस्ट मतलब हुआ 10 रुपया। कितना रुपया, देखिए श्रम में मजदूरी मिला 2 रुपया, पूंजी में लगा ब्याज जो होगा वो 1 रुपया लगा। ऐसे लग के जोड़ेंगे तो वो मेन जो निकला फैक्टर को, साधनों को जो भुगतान किया जाता है, हम उत्पादन में जो साधन इस्तेमाल किए उसको भुगतान करेंगे, तो उसी को फैक्टर कॉस्ट बोलते हैं। अरे सरकार जब जीएसटी 10% जीएसटी लगा देगी तो 1 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। देखिए 10 रुपया का सरकार 10% जीएसटी लगा दी, तो यहाँ काटिएगा तो कितना रुपया, 1 रुपया एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 1 गुना करेंगे तो क्या होगा, 1 आएगा। तो यहाँ पे जीएसटी अगर सरकार लगाती है तो 1 रुपया बढ़ जाता है, 11 रुपया सामान होगा मार्केट प्राइस। अब सब्सिडी देती है सरकार, छूट देती है, 10% छूट दिया ना, यही करेंगे तो ऐसे यहाँ पे निकलेगा, फिर 1 निकलेगा तो 10 में से घटाएंगे तो 9 रुपया में देगा, समझे। तो इसको अगर मार्केट प्राइस में आपको निकालना, मार्केट प्राइस में, तो देखिए क्या करेंगे, मार्केट प्राइस में निकालना है तो यहाँ देखिए एमपी मार्केट प्राइस माइनस करेंगे टैक्स क्यों माइनस करेंगे, फैक्टर कॉस्ट निकालना है तो, क्योंकि हमने टैक्स को ऐड किया था अपने फैक्टर कॉस्ट में, इसलिए। अब देखिए यहाँ पे सब्सिडी को जोड़ेंगे, क्यों सब्सिडी को जोड़ेंगे, क्योंकि सरकार इसमें हम लोग को छूट देती है। अब देखिए यहाँ पे उत्पादन की वास्तविक स्थिति पता लगे। देखिए अब पहला एक बात आता है कि स्थिर, एक होता है रियल वास्तविकता, ठीक है ना। एक रियल होता है जो मूल्य को स्थिर आधार वर्ष को मापने के लिए करते हैं ना। एक आप लोग दिखेगा रियल जीडीपी, रियल जीएनपी, एक होता है वास्तविक, एक दिया जाता है नॉमिनल, चालू हिंदी में लिखा जाता है। तो स्थिर क्यों दिया जाता है, क्यों, एक आधार वर्ष माना जाता है। जैसे आधार वर्ष पहले क्या था, 2011-12 था, अब वर्तमान क्या होगा 22-23 हो गया है। तो इससे क्या पता चलता है, उत्पादन की वास्तविक स्थिति का पता चलता है, ये नहीं है, ठीक ना। इससे क्या पता चलता है, उत्पादन की वास्तविक स्थिति का पता चलता है। और यहाँ पे देखिए स्थिर मूल्य को क्यों हम लोग कर रहे, बताए आपको, फिर से बताते हैं। मूल्यों को स्थिर आधार वर्ष में मापा जाता है, इससे उत्पादक की वास्तविक स्थिति पता चलता है। चालू एक होता है, चालू कहीं भी चालू दिखेगा या आपको नॉमिनल दिखेगा। अगर रियल हो गया तो समझिए वास्तविक, रियल जब बोल देगा तो वास्तविक, और नॉमिनल दिख गया तो आप क्या बोलेगा, चालू। वर्तमान कीमत पे निकल जाता है, जो वर्तमान कीमत में उसकी प्रोडक्ट की प्राइस क्या है। अगर आपको मेरा वीडियो समझ आया, इकोनॉमिक्स थोड़ा जटिल सब्जेक्ट है, लेकिन मैंने आपको बहुत ही जिस शब्दों में और बहुत ही कम समय में, आप देखिएगा इसका कहीं पढ़िएगा तो आपको कम से कम 2-4 घंटे लगते, मैंने आपको 15 मिनट के अंदर ही आपको समाप्त कर दिया। मिलते एक नई वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट में सब्सक्राइब कीजिए। मिलते एक नई वीडियो में।